हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों का एग्जाम हो रहा है या होने वाला है तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2025-26 एग्जाम के लिए, वो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ। आपके 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स का पूरा निचोड़ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर एग्जाम के लिए आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप आज का ये महासंग्राम क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको अपनी पूरी यूनिट का निचोड़ देखने को मिलेगा। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी जो आपकी परीक्षा में इस बार हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है, जहां पर रिटन पेपर हो रहा है और जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है वो भी पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे, ताकि उनकी भी जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप एग्जाम की तैयारी हो सके, क्योंकि डिटेल तैयारी रहेगी तभी एमसीक्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो अर्थशास्त्र है उसमें आपको जो पढ़ना है वो समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा आपके इकोनॉमिक का वो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले छात्रों को ये पता होना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र उसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस चीजों का अध्ययन आपके इकोनॉमिक्स के अंदर होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि आपका टॉपिक ही समष्टि अर्थशास्त्र है बीए सेकेंड सेमेस्टर में। तो आपसे पूछेगा किन किन विषयों का अध्ययन आप करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों जैसे रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय जो होती है, पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जो सामान्य कीमत स्तर है, इत्यादि चीजों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र का संबंध ही अर्थव्यवस्था से होता है। पूरी अर्थव्यवस्था का संबंध हर एक चीज का, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना हो रहा है, रोजगार क्या है, आय कितनी है राष्ट्रीय, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में विकास किसने किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपको पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा, एक अलग ब्रांच के रूप में किसने विकास किया, किसने डेवलप किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में विकास ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे जॉन मेनार्ड केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के वर्ष 1936 में प्रकाशित होने के पश्चात हुआ। देखिए, ब्रिटिश एक अर्थशास्त्री थे, नाम याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड केन्स। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, बुक का नाम क्या है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक उनकी पब्लिश्ड हुई थी 1936 में। तो जब ये बुक पब्लिश्ड हुई उसी के बाद समष्टि अर्थशास्त्र एक अलग ब्रांच के रूप में डेवलप होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समग्र आपूर्ति का क्या अर्थ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ। जो आएगा एग्जैक्ट में वही बता रही हूँ, जो नहीं आएगा वो मैं आपको नहीं बता रही। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ और आपको पूरा तैयार करके जाना है। तो समग्र आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में सभी उत्पादक जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हैं और तैयार रहते हैं, उन सभी का मौद्रिक मूल्य समग्र पूर्ति कहलाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी उत्पादक होते हैं वो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उन सभी का मौद्रिक जो मूल्य होता है वो समग्र पूर्ति कहलाता है। समग्र पूर्ति कहिए या समग्र आपूर्ति कहिए, बात एक ही है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, उपभोग फलन का आशय है, उपभोग मतलब सी, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आय जिसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उपभोग फलन का आशय उपभोग और आय के बीच फलनात्मक संबंध से होता है, और इसी को उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं।
तो उपभोग प्रवृत्ति आपके एग्जाम में पूछे या उपभोग फलन आपके एग्जाम में पूछे, बात एक ही है, ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग अलग कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिकाऊ वस्तुओं से क्या आशय है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और ये कई बार पूछ चुका है कि टिकाऊ वस्तु क्या है। देखो, टिकाऊ वस्तुएं जो होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग लगातार एक लंबी समय अवधि यानी लंबी अवधि के लिए या लंबे समय के लिए किया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इस तरीके का जो भी वस्तुएं होती हैं आप एक बार लेते हैं, 1-2 महीना यूज़ करके फेंकते तो नहीं है, कई सालों तक 10 साल, 15, 20, 25, 30 जैसे भी चल जाए, जब तक वो चल सकती है तब तक लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उसी वस्तु को टिकाऊ वस्तु कहते हैं। अब जैसे ये पेन है, क्या आप इसको 10 साल लगातार प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। आप जम कर लिख दीजिए 1-2 हफ्ता, पेन खत्म हो जाएगी, आपको फेंकना पड़ेगा। इसमें तो आप इंक भी नहीं भर सकते। तो ये सब क्या, सब टिकाऊ वस्तुएं नहीं है। मगर ये रेफ्रिजरेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन, ये सारी जो वस्तुएं जिसको आप एक लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं वो टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। देखो, पूंजीगत वस्तु ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं वे अंतिम वस्तुएं होती हैं या वे आखिरी वस्तुएं होती हैं जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायक करती हैं। तो किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन में अगर कोई वस्तु सहायक करती है तो वो पूंजीगत वस्तु कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निवेश किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना पूछे नामुमकिन है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने हिंदी में नहीं मगर इंग्लिश में नाम सुना होगा और समझ रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट को ही हिंदी में निवेश कहते हैं। देखो, निवेश का मतलब होता है कि समय की एक निश्चित अवधि के दौरान जो भौतिक पूंजी है, जैसे कि भवन यंत्र हो गया, उपकरण हो गया, वो मशीन हो गई आदि के स्टॉक में वृद्धि से होता है। मतलब निवेश आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो आप किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर दो, तो उससे क्या है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका फालतू पड़ा हुआ पैसा आपको लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। तो इस तरीके से भवन हो, यंत्र हो, उपकरण व मशीन आदि के स्टॉक में वृद्धि को भी निवेश कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको ये बात एग्जैक्ट में न याद हो तो आपको जो बात मैंने बताई कि फालतू पैसा पड़ा हुआ हो कंपनी में, उसको लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, शेयर वगैरह खरीद लो, तो आपको उसमें क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूल्यह्रास क्या है। तो मूल्यह्रास क्या होता है। ह्रास तो आप जानते ही हैं, डिप्रिसिएशन होता है और आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। देखो क्या होता है, मूल्यह्रास का आशय है अनुमानित अप्रचलन या प्रत्याशित अप्रचलन तथा उत्पादन प्रक्रिया में सामान्य टूट फूट के कारण स्थिर जो परिसंपत्तियों के मूल्य में हुई गिरावट या हानि होती है उसी को मूल्यह्रास कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि ह्रास से आप क्या समझते हैं, जरूरी नहीं है मूल्यह्रास कहकर ही पूछे। देखो, इसको आसान सी भाषा में समझिए कि आपके पास बहुत सारी मशीनें हैं जिससे आप उत्पादन करा रहे हैं, प्रोडक्शन करा रहे हैं। मशीनें डेली चलती हैं, लगातार चलती हैं, दिन में 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा मशीनें चलती हैं। तो लगातार 1 साल 2 साल मशीनें चलती हैं, चलते चलते उनमें खराबी आती है, सामान में टूट फूट होता है। तो वो क्या होता है कि आपने अगर मशीन 10 लाख की लगाई थी तो धीरे धीरे जैसे जैसे साल गुजरेगा तो उसकी 10 लाख की कीमत में गिरावट आती चली जाएगी। और अगर आप उसको बेचेंगे तो क्या वो 10 लाख की फिर से बिक जाएगी? नहीं बिकेगी। तो लगातार वस्तुओं, लगातार संपत्ति को प्रयोग करने से मशीनरी प्लांट वगैरह हो उसमें गिरावट आती है, जिसको ह्रास कहते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि आप एकदम नई बाइक लेकर आओ, शोरूम से निकाल कर आप उसको मत यूज़ करो, आप उसको रख दो 1 साल तक ऐसे ही, मत चलाओ। आप बाइक निकाल कर लाए 1 लाख रुपए की, आप चाहोगे 2 साल बाद भी मैं इसको 1 लाख रुपए की बेच दूं, मैंने तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ये तो एकदम नहीं है, तो भी वो 1 लाख की नहीं बिकेगी, क्योंकि 2 साल उसको आपने अपने घर में रखा, भले प्रयोग न किया, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और उसकी कीमत में गिरावट आएगी और आपको हानि होगी, नुकसान होगा। तो वही होता है आपका मूल्यह्रास या ह्रास। आपकी परीक्षा के लिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक से आप क्या समझते हैं। ये सारा जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ ये हर साल परीक्षा में रिपीट होता रहता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। स्टॉक को एक विशिष्ट समय बिंदु पर मापा जाता है।
जो उस विशिष्ट समय में मौजूद वस्तुओं की मात्रा का संबंध मुद्रा पूर्ति या राष्ट्रीय आय आदि से है। आपके एग्जाम के लिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थशास्त्र के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपने बहुत सुना होगा और आपने पढ़ा भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली या प्रत्यक्ष विनिमय से आशय एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में आदान प्रदान करना है। देखिए, आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, आपने मुद्रा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मुद्रा के बारे में आप जानते होंगे कि पहले टाइम में, प्राचीन समय में मुद्रा अभी नहीं थी। जैसे हमारे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। इसी तरीके से हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है। अगर हमें कोई भी वस्तु खरीदनी हो, कोई भी सेवा खरीदनी हो, तो हम उसके बदले में दुकानदार को क्या पे करते हैं, रुपया देते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे भारत की मुद्रा रुपया है। तो पहले के टाइम में मुद्रा नहीं थी, तो अगर किसी इंसान को किसी चीज की जरूरत होती थी, मान लो कि किसी इंसान को जरूरत है चावल की और किसी इंसान को जरूरत है आटा की, तो एक इंसान के पास आटा है, दूसरे इंसान के पास चावल है, तो वो आपस में वस्तुओं को बदल लिया करते थे। अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कर लेते थे। तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। बट आज के टाइम में अगर आपको चावल खरीदना है तो भी आप पैसा देकर खरीद लो, आटा खरीदना है तो भी आप पैसा देकर खरीद लो। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए हैं और अब एग्जाम में लिख लेंगे। तो इसको आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 3 दोषों का उल्लेख कीजिए। देखिए, हर चीज का जहाँ कोई लाभ, कोई फायदा होता है, उसी के विपरीत अगर हम देखें तो उसके कुछ दोष, कुछ बुराइयां या कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से वस्तु विनिमय प्रणाली के भी कुछ दोष या कुछ नुकसान है। वो क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो इसलिए आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ याद रखने के साथ साथ उसके दोषों को भी याद रखिएगा। पहला दोष है वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है, और दूसरा इसका दोष है कि इसके अंतर्गत सेवाओं का विनिमय असंभव होता है। मतलब वस्तु से वस्तु ही बदली जा सकती है, सेवा नहीं बदली जा सकती। तो इसके अंतर्गत सेवाओं के विनिमय का अभाव होता है, सेवाओं का विनिमय करना असंभव होता है। और इसका तीसरा दोष है कि इसमें मूल्य का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। अब किसी के पास कीमती वस्तु है, किसी के पास थोड़ा लोकल वस्तु है, लेकिन जरूरत है तो बदलना पड़ेगा, तो क्या है, मूल्य का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। बट आज के टाइम में करेंसी की वजह से ये सारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं। जितने की वस्तु है, 5 रुपए की है तो आप 5 रुपया देकर खरीद लो, 500 की है 500 रुपया देकर खरीद लो, 1000 की 1000 देकर खरीद लो, 1 लाख की है तो 1 लाख देकर खरीद लो। तो ये सब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रा से क्या अभिप्राय है। मुद्रा के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की आवश्यकता, इस तरीके का जो प्रश्न है एग्जाम में पूछता है। तो मुद्रा वाला टॉपिक, वस्तु विनिमय प्रणाली और बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो सब आपको तैयार रखना है। तो मुद्रा क्या है आप समझ गए होंगे जब मैंने आपको वस्तु विनिमय प्रणाली वाला क्वेश्चन समझाया है। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह वस्तु या संकेत जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी की विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय यानी खरीद या बेच सकता है, वो मुद्रा कहलाती है। मुद्रा क्या है, करेंसी है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। हमारे देश की मुद्रा रुपया है और हमारे देश की सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है। अगर आप किसी को नकली कागज दे तो उसके बदले आपको ये 5 रुपए का पेन भी नहीं देगा, लेकिन अगर आप उस वस्तु को दें जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई है कि हाँ ये मुद्रा है, तो वो आपको कोई भी वस्तु दे सकता है। जिसकी जितनी उसकी कीमत है बस आप उतना पे कर दो, उतनी करेंसी उसको दे दो, उतनी मुद्रा उसको दे दो, वो आपको दे देगा दुकानदार। तो मुद्रा क्या है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद की चीजें, अपने पसंद की वस्तु या सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है, वो मुद्रा कहलाती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साख मुद्रा क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साख मुद्रा का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछता है। तो वह मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक होता है वो साख मुद्रा कहलाती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक क्या है। बैंक का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बैंक के बारे में भी अच्छे से पढ़कर जाना है, बैंक क्या है और जो अलग अलग बैंक है, जैसे आपसे व्यापारिक बैंक या आरबीआई के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, तो आप तैयार रखिएगा क्योंकि अर्थशास्त्र के स्टूडेंट को इन सब चीजों के बारे में तैयार रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका बन जाता है लॉन्ग में। तो बैंक क्या है ये तो आपसे शॉर्ट में ही पूछेगा। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं। वित्तीय संस्था का मतलब क्या है, जो रुपए पैसे का लेन देन करती है, जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। आप ले जाकर बैंक में अपना रुपया जमा कर देते हैं तो बैंक का काम है
जनता के रुपयों को जमा करना और जनता को ऋण देना। अगर किसी ज़रूरतमंद को रुपए की ज़रूरत है तो बैंक उसको लोन भी देता है। लोग अपनी बचत धनराशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं। आपके पास जितना भी पैसा होता है, आप सोचते चलो मेरा पैसा सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आप बैंक में जमा कर देते। और लोगों का दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि उस पर ब्याज बढ़ेगी, पैसा बैंक में है तो ब्याज बढ़ेगी। तो इस संस्था में लोग अपने रुपए को जमा कर देते हैं और लोग आवश्यकता अनुसार समय समय पर उसको निकालते रहते हैं। जब जितने रुपए की जरूरत होती है निकाल लेते हैं, उसको प्रयोग करते हैं। तो बैंक क्या है, ये तो बहुत ही सरल भाषा में आप समझ गए और अब एग्जाम में आपको लिखना आसान होगा। इन सब टॉपिक को आप बनाकर भी लिख सकते हैं क्योंकि डेली लाइफ में आप इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल आने की संभावना बनी रहती है, जो आपके सिलेबस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और राष्ट्रीय आय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थशास्त्र का और ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। तो राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय का आज से एक वर्ष की अवधि में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य के योग से है, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। मतलब एक वर्ष के अंदर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कितनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर जो लाभ कमाया गया, जो राष्ट्रीय आय है, उसमें विदेशी आय को भी शामिल करके जोड़ा जाता है, तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी भी कहा जाता है और जीडीपी वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है यानी जिसको जीडीपी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि भौगोलिक सीमा के अंदर, कहने का मतलब ये है कि एक देश है, जैसे आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। भारत की सीमा के अंदर लोगों ने वस्तु और सेवा को बेच करके एक साल के अंदर में जो कमाई की है उसको जीडीपी के अंदर शामिल किया जाता है। उसका पूरा योग जीडीपी के अंदर होता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश रहता है और वो वहाँ से कमा करके अर्निंग करके अपनी कंट्री में, इंडिया में भेजता है, तो उस आय को जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। जीडीपी में केवल वही योग होगा जो इस देश के अंदर रहकर कमाया गया हो, ये बात याद रखिएगा। तो उसी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाजार मूल्यों पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनको घटाने पर और सब्सिडी को उसमें जोड़ने पर जो राशि प्राप्त होती है, जो अमाउंट प्राप्त होती है, वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है। ये प्रश्न छोटा सा है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की कोई दो विषय वस्तु बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दो विषय वस्तु में पहली विषय वस्तु है सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति और दूसरी विषय वस्तु है आर्थिक विकास का निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। आपका अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता के कोई दो बिंदु बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। देखो, पहला पॉइंट है इसमें आपका सामान्य कीमत स्तर की विवेचना में वस्तुओं एवं साधनों के कीमत सिद्धांत का विश्लेषण होता है, विश्लेषण किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु से क्या तात्पर्य है? वस्तु क्या होती है? देखो, वस्तु से तात्पर्य उन सभी भौतिक, प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पदार्थों से है जिन्हें मापा जा सकता है या जिसकी कीमत को बाजार में आंका जा सकता है। तो वही तो वस्तु कहलाती है जिसकी कीमत को आप बाजार में आंकते हैं और उसकी कीमत दे करके आप उस वस्तु को खरीदते हैं, तो वो वस्तु कहलाती है। बाजार में बिकने वाली हर चीज क्या है? वस्तु ही तो है, कोई ना कोई, कपड़ा हो, चप्पल हो, पेन हो, कुछ भी हो, तो वस्तु ही तो है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता रहता है ये प्रश्न आपका। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें दोबारा बेचने अथवा पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है, जैसे कि धागा बनाने वाली मिल द्वारा खरीदी गई रुई कच्चे माल के रूप में। समझ में आया? मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? जिन्हें दोबारा बेचने के लिए अथवा पुनः उत्पादन के लिए उसी वर्ष में खरीदा जाता है। आप जैसे
कच्चे माल के रूप में रुई खरीदी गई, उसका धागा बनेगा तो उसका पुनः उत्पादन होगा, उसी वर्ष में उसको खरीदा जाता है, तो ऐसी वस्तु को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतिम वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु का क्या अर्थ है। देखो, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये वे वस्तुएं होती हैं जो निजी उपभोक्ता विनियोग के लिए खरीदी जाती हैं। ये वस्तुएं अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँचती हैं। अब जैसे मेरे हाथों में ये पेन आप देख रहे हैं, ये अंतिम वस्तु है। ये कहाँ पर पहुँची है, ये अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँची है। अब जैसे मैंने इसको परचेज़ किया, बाई कर लिया, किस लिए, मैंने लिखने के लिए, तो ये मेरे पास है, मैं अब इसको यूज़ करूँगी। अब मैं इसको सेल तो करने के पर्पज़ से खरीद कर नहीं लाई हूँ, इसको यूज़ करने के लिए लाई हूँ। तो मैं कौन हुई, मैं उपयोगकर्ता हुई, मैं कंज्यूमर हुई। कंज्यूमर को हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। देखो, उदाहरण लिखा है जैसे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जा रहा सरसों का तेल। यहाँ पर सरसों का तेल का उदाहरण लिखा है। अब सरसों का तेल भी अगर हम खरीद कर लाते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, हम उसको बेचने के पर्पज़ से नहीं लाते, या सरसों के तेल से फिर हम कोई दूसरी वस्तु नहीं निकाल पाएंगे। वो फाइनल गुड है, वो अंतिम वस्तु है और उसका प्रयोग किया जाएगा हमारे द्वारा, उपयोगकर्ता कंज्यूमर के द्वारा। और अगर मान लीजिए कि मैं रॉ मटेरियल ले आती इस पेन को बनाने के लिए, इसका प्रोडक्शन करने के लिए, तो फिर वो मध्यवर्ती वस्तु हो जाता ना, वो फाइनल गुड नहीं होता, वो रॉ मटेरियल हो जाता। उसको बनाकर मैं बेचती और फिर आप खरीदते, तब आपके पास वो फाइनल गुड जाता, वो अंतिम वस्तु जाती। चीज़ों को समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, इससे आपको और भी चीज़ें आसान लगेंगी। क्योंकि बुक्स में लिखी गई बहुत सी बातें आसान होती हैं मगर पढ़ने में वो टफ लगती है, लेकिन जब उसको हम अपनी आम सी भाषा में समझ लेते हैं फिर वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का क्या अर्थ है। देखो, दोनों प्रश्न एकदम मिलता जुलता है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में पूछ दे तो। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का क्या अर्थ है। ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है। आप जैसे मान लो आप शूज खरीद कर लाए हैं या आप कपड़ा खरीद कर लाए हैं, आप उसको किस लिए खरीद कर लाए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस चीज़ को खरीद कर लाए हैं। उससे आप ना दूसरी कोई वस्तु नहीं बना पाएंगे या आप उसको सेल नहीं करेंगे किसी और को, अपने यूज़ के लिए आप लेकर आए हैं, तो वो आपके लिए अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। तो उसको कहते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तु। जब वस्तु फाइनल में अपने कंज्यूमर तक पहुंच जाती है जो उसका प्रयोग करेगा। पहले रॉ मटेरियल होता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको बेचा जाता है, आप खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, तो वही होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तु। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उपभोग वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। तो उपभोग वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से होता है जो उपभोक्ताओं को सीधे संतुष्ट करती हैं, जैसे ब्रेड, बटर, कपड़े आदि। ये हमें एकदम सीधे संतुष्ट करती हैं। हम ब्रेड लाते हैं, डायरेक्ट उसको खोलते हैं, खाते हैं, बटर लगाकर उस पर। कपड़े हम डायरेक्ट खरीद कर लाते हैं, उसको पहनते हैं, तो हम क्या है, हम डायरेक्ट उससे संतुष्ट हो जाते हैं, उस चीज़ हमें पसंद है, तो उसको उपभोग वस्तु कहते हैं, याद रखिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीमांत बचत प्रवृत्ति को बताइए। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। देखिए, आय से होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन होता है और आय और बचत में हुए परिवर्तन का अनुपात ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है मगर इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निवेश किसे कहते हैं, निवेश क्या है। एक वर्ष की समय अवधि यानी समय की अवधि के लिए, एक वर्ष के समय के लिए उत्पादन करने हेतु मशीनों, नए निर्माण तथा सेवाओं आदि के लिए किया जाने वाला व्यय निवेश कहलाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक वर्ष के लिए, लंबे समय के लिए उत्पादन करने के लिए हम मशीनों को खरीदें या सेवाओं आदि के लिए हम कुछ ज़्यादा व्यय करें, खर्च करें, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर उससे क्या हमें मुनाफा मिलेगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनैच्छिक रोजगार किसे कहते हैं। अनैच्छिक रोजगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार होता है परंतु वह व्यक्ति उस रोजगार को नहीं चाहता अथवा उस कार्य को करने में उस व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बिना मन उस काम को करता है, उसको वो काम करना पसंद ही नहीं है, तो इसे अनैच्छिक रोजगार कहते हैं। ये बड़ा आसान है, आपको याद रखना। अनैच्छिक रोजगार मतलब काम तो है मगर इंसान के मन पसंद का नहीं है, काम करने में दिल ही नहीं लगता, रुचि नहीं है, वो होता है अनैच्छिक रोजगार। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, तो रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत एकदम रट लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार
आय और रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार स्तर पर किया जाता है। तो ये होता है रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णकालिक रोजगार संतुलन कब प्राप्त होता है? तो पूर्णकालिक रोजगार संतुलन तब प्राप्त होता है जब कुल मांग के बराबर कुल पूर्ति हो जाती है। मतलब जितनी डिमांड है, जितनी मांग है वस्तु या सेवा की, पूरी पूर्ति हो जाती है, पूरा सप्लाई हो जाता है, तो उसको पूर्णकालिक रोजगार संतुलन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक और न्यून मांग को सुधारने में लगे राजकोषीय नीति के किन्हीं 3 घटक के क्या नाम हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले घटक का नाम कर है, टैक्स, दूसरा है सरकारी व्यय और तीसरा है सार्वजनिक उधार। देखिए आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर साल पूछता है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं या सरकारी बजट क्या होता है? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान आय तथा व्यय के अनुमानों को दिखाने वाला एक वार्षिक विवरण होता है। मतलब कि इस पूरे साल में कितना खर्च होगा, कितनी आय है, इन सब का पूरा अनुमान दिखाया जाता है। भारत में 1 फरवरी वह दिन होता है जब वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमारे भारत के वित्त मंत्री होते हैं वो सरकार के वार्षिक बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत करते हैं। हर वर्ष को 1 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत किया जाता है और ये बजट पूरे साल का वित्तीय अनुमान दिखाता है, कितना खर्च होगा, कितना व्यय होगा, कितनी आय होगी, सारी चीज़ों के बारे में ये पूरा एक अनुमान दिखाता है। तो उसी को सरकारी बजट कहते हैं। डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी को हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य बताइए। देखिए मुद्रा के 4 कार्य होते हैं जिसमें आपका ये प्रश्न पूछ रहा है कि मुद्रा के आकस्मिक कार्य बताइए। और मुद्रा का आकस्मिक कार्य मुद्रा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा का पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य है सहायक या गौण कार्य। मुद्रा का तीसरा कार्य है आकस्मिक कार्य और मुद्रा का चौथा कार्य है विविध कार्य। प्राथमिक कार्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे वस्तु विनिमय का माध्यम होता है या मूल्य का मापक होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी अगली किसी वीडियो में। आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या होता है? देखिए एक प्रोफेसर किनले थे, उन्होंने मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का उल्लेख किया है। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों से आशय उन कार्यों से होता है जिन्हें मुद्रा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संपन्न करती है। जैसे जैसे आर्थिक जीवन की उन्नति होती है तो मुद्रा के आकस्मिक कार्यों का महत्व बढ़ जाता है। मुद्रा के जो कुछ आकस्मिक कार्य होते हैं, मुद्रा के इन कार्यों के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता एवं मजबूती आती है। और मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला है सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण क्या होता है कि देखिए किसी भी देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है तो किसी भी उत्पादन को करने में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस सभी का सहयोग होता है। मतलब सभी को मिलाकर ही उत्पादन होता है। उत्पादन करने में जितने भी वर्ग काम कर रहे हैं उसको उनका प्रतिफल मिलना चाहिए। जैसे कि मजदूर ही काम करता है तो उसका श्रम लगता है और उसको उसकी मजदूरी दी जाती है। कुछ लोगों का साहस लगता है तो उनके मतलब जितना लोगों ने काम किया उसके बदले उनको उनकी मजदूरी देना, वेजेस देना। तो सामाजिक आय का हम वितरण कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जिसने जितना काम किया प्रोडक्शन करने में, जिसकी जितनी मजदूरी बनती है सब अपनी अपनी मजदूरी ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा के माध्यम से ही सामाजिक आय का वितरण कर रहे हैं। मुद्रा का दूसरा आकस्मिक महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम संतुष्टि का आधार होता है। और मुद्रा का तीसरा प्रमुख आकस्मिक कार्य है साख का आधार। देखिए बैंक हो या जो अन्य वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका व्यवसाय साख के आधार पर ही चलता है। साख का आधार आप समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे देखिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक में आपका पैसा रखा नहीं रहता। बैंक उस पैसे को किसी ज़रूरतमंद को या किसी बड़े व्यापारी को, किसी ज़रूरतमंद व्यवसायी को लोन के रूप में दे देता है और बैंक उस लोन के बदले उस व्यक्ति से ब्याज लेता है और वो बैंक की इनकम होती है। लेकिन अगर आपको अभी अपने पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आप बैंक जाकर कहते हैं कि मुझे मेरा इतना रुपया चाहिए, आपने कहा कि मुझे मेरा 50,000 रुपया चाहिए, तो बैंक एक बार भी आपसे ये नहीं कहेगा भाई कल आना, आपका पैसा अभी हमने किसी दूसरे को दिया है लोन के रूप में, कल तक परसों तक आपका रुपया आपको मिल जाएगा। बैंक कभी ये नहीं कहता। आप जिस मिनट में हाजिर होते हो बैंक उसी मिनट में आपको उतना रुपया देता है जितना आप बैंक से कहते हो। तो वो होता है शाख का, शाख उसको कहते हैं, बैंक की शाख। अगर बैंक आपको आपका ही रुपया न दे तो क्या आपका बैंक पर भरोसा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। तो बैंक का जो कार्य चलता है वो शाख पर ही चलता है। शाख
उसकी बनी रहती है और जनता उस पर विश्वास करती है, अपना पैसा उसमें जमा करती है। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में साख का आधार भी है और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं या बैंक हैं उनका काम साख के आधार पर ही चलता है और ग्राहकों का बैंकों के ऊपर विश्वास बना रहता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था की साख मुद्रा में ही मापी जाती है। मुद्रा का जो चौथा आकस्मिक कार्य है वो है पूंजी को सामान्य रूप देना और इसका पांचवा कार्य है पूंजी का आधार और जिसको पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि भी कहते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं मुद्रा के आकस्मिक कार्य, आप इनको याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा प्रणाली को समझाइए। तो भारतीय मुद्रा प्रणाली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला पॉइंट है इसमें कि रुपया भारत की प्रधान मुद्रा है और दूसरा पॉइंट है कि भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। और ये बताइए भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तीसरा पॉइंट है भारत में धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा दोनों का प्रचलन है। देखिए हमारे भारत में सिक्के भी चलते हैं, आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के भी देखते हैं, उसको धातु मुद्रा कहते हैं। और पत्र मुद्रा जो आप 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये के नोट देखते हैं वो पत्र मुद्रा कहलाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय मुद्रा प्रणाली के आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य है? वाणिज्यिक बैंक पूछे, व्यापारिक बैंक पूछे, बात एक ही है, कॉमर्शियल बैंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक ये एक ही बैंक का अलग अलग नाम है जिसको इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक वह बैंकिंग संस्था है या वाणिज्यिक बैंक वह बैंक होता है जो जन साधारण यानी जनता से जमा स्वीकार करती है। जमा स्वीकार करने का मतलब है कि जनता ले जाकर अपने पैसे को, अपने रुपए को कहाँ जमा करती है? बैंक में। वाणिज्यिक बैंक उस जमा को स्वीकार करता है तथा अपने ग्राहकों को अल्पावधि ऋण भी देती है, ऋण भी प्रदान करती है। दी जाने वाली ब्याज दर उधार देने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। वाणिज्यिक बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे भारत में सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो SBI है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के लागू बैंकिंग नियमों के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कुल नकद संचय का एक निश्चित भाग तो अपना निश्चित अनुपात वो रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिसे नकद संचय अनुपात अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। देखिए हमारे भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के जो आम जनता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता नहीं खोल सकते, अपना पैसा नहीं जमा कर सकते, जबकि हमारे भारत के जो अन्य सभी बैंक होते हैं उनका खाता खुलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और भारत के सभी बैंकों का जो पूरी कैपिटल होती है, पूंजी होती है, उसका एक निश्चित अनुपात बना होता है कि वो उतना पैसा रखेंगे कहाँ पर? RBI के पास रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे। तो उसी पैसे को रखना क्या कहलाता है? नकद संचय अनुपात कहलाता है अथवा नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंसी जमा अनुपात किसे कहते हैं? देखिए लोगों के द्वारा करेंसी के रूप में अपने पास रखी गई मुद्रा और व्यावसायिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात कहा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? केंद्रीय बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। विश्व के हर देश में एक सर्वोच्च बैंक होता है जिसको केंद्रीय बैंक कहते हैं, और हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है। संबंधित देश के विधान के अंतर्गत इसे कुछ विशेषाधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखिए हर देश के अंदर केंद्रीय बैंक होता है और उस केंद्रीय बैंक को बनाने के लिए एक एक्ट होता है, उसी एक्ट के माध्यम से, उसी एक्ट के अनुसार उस बैंक का निर्माण किया जाता है। और हमारे भारत का कौन सा बैंक है? RBI, और वो किस एक्ट के माध्यम से बना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके माध्यम से उसका निर्माण किया गया है। और किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास कुछ अलग विशेष अधिकार और कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उस देश के अन्य किसी बैंक को नहीं प्राप्त होती। अतः केंद्रीय बैंक वह संस्था होती है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया है। जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार करना, नोटों की छपाई करना तथा संकुचन की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों का दायित्व किस बैंक को सौंपा गया है? देश के केंद्रीय बैंक को सौंपा गया है। ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं और
इन सब पर वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समग्र मांग का क्या अर्थ है? समग्र मांग किसे कहते हैं? समग्र मांग से आशय एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के कुल योग से है। क्या होता है समग्र मांग? एक लेखा वर्ष में, मतलब जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। खाता कब क्लोज होता है? मार्च में होता है, और नया खाता 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो एक लेखा वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय का जो योग होता है, पूरा जितना भी खर्च किया गया, एक्सपेंसेस जो होता है, उसका पूरा योग आप करेंगे, सम करेंगे, तो वो जो आएगा वही होता है समग्र मांग। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजी उपभोग व्यय किसे कहते हैं? देश के सभी परिवार अपने उपभोग के लिए वस्तुओं एवं सेवाएं खरीदते रहते हैं, तो खरीदने के लिए जो व्यय करते हैं वह व्यय निजी उपभोग व्यय कहलाता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने लिए वस्तु या सेवा न खरीदे। हर इंसान अपने जरूरत के हिसाब से अपने प्रयोग के लिए, हर परिवार के लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करते रहते हैं, और वो उनका खर्चा अपने निजी प्रयोग में होता है, जिसे निजी उपभोग व्यय कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट का पूरा निचोड़ बता दिया। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है हर यूनिवर्सिटी में। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो।